हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 5, युगल की ज्यामिति का परिचय। आज प्रश्नावली 5.1 आपको हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय गणित का कुल मिलाकर आज मैं ये 20वां भाग आपके सामने लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले कल के वीडियो में हमने युगल की ज्यामिति का परिचय कराया था, अभिधारणाएं और अभिगणित के बारे में आपको अच्छी तरह समझाया था। बेटा, उनमें से आप केवल को याद करना। वैसे कभी कभी कोई से भी एक अभिधारणा या अभिगणित पूछ लिया जाता है। अब देखो 5 में प्रश्न का पहला सवाल आपकी पुस्तक में लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। यानी हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है और अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। देखो बेटा, पहला सवाल आपकी पुस्तक में लिखा, मिलन कीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहले का पहला, ये हमारा एक बिंदु है। हमारे सवाल में लिखा है कि एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये कथन सत्य है अथवा असत्य। बड़ा मालूम हमारा एक बिंदु ये है। अब देखो, यहां से मैंने एक रेखा खींच दी, दूसरी खींच दी, तीसरी खींच दी, चौथी खींच दी। बिंदु हमारा यही है। तो यहाँ पे देखो मैं कितनी रेखाएं खींच दी, काफी रेखाएं खींच दी। तो बताओ एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, हमारे सवाल में पूछा गया है कि एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। बताओ हमारा कथन सत्य हुआ या असत्य? आपके समझ में आ गया। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। कथन कैसा है हमारा? असत्य। कारण क्या है? क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। नंबर 2, इसमें लिखा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। बेटा देखो, इस बार ये बिंदु था, अब यहां लिखेंगे हम दो बिंदु। मान लो ये बिंदु ए और ये बिंदु क्या है? बी। अभी बिंदुओं से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। तो जब दो बिंदुओं ने मिलाया तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? एक रेखा। एक रेखा खींच सकते हैं। देखिए, हमारे सवाल में क्या पूछा है कि दो बिंदुओं को मिलाने से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो असंख्य रेखा तो हम खींच नहीं सकते। दो बिंदु से केवल एक रेखा खींच सकते हैं, इसलिए हमारा एक कथन भी कैसा हुआ बच्चों? असत्य। देखो, ध्यान देना, यहां पे आना चाहिए था एक रेखा, तब कथन सही होता। क्योंकि ध्यान देना, एक बिंदु से देखो अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं, ऐसा समझे। और यहाँ पे दो बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं। हमारे सवाल लिखा है कि एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, वो तो गलत हो गया। क्योंकि एक नहीं, हम एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं। और यहाँ पे हम दो बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक। इसलिए हमारा कथन क्या हो गया? असत्य। असत्य क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। हम असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। और यहाँ एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसा समझ में। इसलिए वो हमारा कथन क्या हो गया? असत्य। नंबर 3 लिखा है, एक शांत रेखा दोनों ओर
निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो बच्चों, ये एक रेखा है। कैसी रेखा? ये शांत रेखा। इसको इधर ही बढ़ा सकते हैं, इधर ही बढ़ा सकते हैं। तो शांत रेखा को हम दोनों ओर निश्चित रूप से आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसमें यही तो पूछा है कि एक शांत रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो बताओ हमारा कथन सत्य हुआ या असत्य हुआ? सत्य हुआ। ये हमारा कथन कैसा हुआ? सत्य हुआ। नंबर 4, इसमें लिखा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो बच्चों देखो, ये हमारा एक केंद्र है। इस केंद्र को मान के यदि अपन किसी भी त्रिज्या का कोई वृत्त खींचेंगे, त्रिज्या क्या मान लिए अपन ने? R है समझ में। तो बताइए, इसी प्रकार मान लो इसी R त्रिज्या का अपन एक वृत्त और खींचेंगे। ये केंद्र हो त्रिज्या, ये केंद्र हो त्रिज्या। तो यहां भी त्रिज्या R, यहां भी त्रिज्या R। तो इसे क्या पूछा है? यदि दो वृत्त बराबर हैं, ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। वृत्त हमेशा किससे खींचे जाते हैं? त्रिज्या से। जब दोनों वृत्त बराबर हैं, इसका मतलब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात ये कथन भी हमारा क्या हुआ? सत्य हुआ। नंबर 5, देखो इसमें लिखा है बच्चों, ध्यान देना, आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। ये कथन हमारा सत्य है या असत्य? आप ध्यान देना। देखो हमारे पास इसमें 3 आकृतियां बच्चों, एक तो ये AB, राइट, फिर दूसरी दे रखी है CD, PQ, और तीसरी दे रखी है XY। तीसरी क्या दे रखी है? XY। आखिरी 5 में हमारे पास 3 रेखाएं AB, PQ और XY। और हमारे सवाल में दिया हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, AB बराबर PQ। ये AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। और PQ बराबर XY। PQ बराबर किसके है? XY के। तो जांच कीजिए कि AB बराबर XY होगा। अब आप देखिए बच्चों, AB बराबर PQ, यानी ये दोनों रेखाएं क्या है? बराबर। फिर PQ किसके बराबर है? XY के। तो देखो ये AB बराबर PQ, ये PQ यहां आ गया, तो ये AB और PQ बराबर है। इसका मतलब AB और PQ और XY तीनों क्या होगी? बराबर हो गई। तो देखो ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा क्या हो गया? 2 नंबर। तो हम लिखेंगे 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या हो गया बच्चों? AB बराबर PQ बराबर क्या हो गया? XY। इसका मतलब ये AB किसके बराबर हो गया? XY के। तीनों बराबर हो गई। और हमारे सवाल क्या पूछा है कि AB बराबर XY है या नहीं? हमारा सवाल पूछा गया है कि AB बराबर XY के है या नहीं। तो हम लिखेंगे AB बराबर XY। ये कथन कैसा हमारे पास में? सत्य है। क्यों है? क्योंकि AB बराबर PQ, AB के बराबर PQ है और PQ किसके बराबर? XY के। तो तीनों ही क्या हो गई? बराबर हो गई। अर्थात AB XY के बराबर भी होगी। ये हमारा कथन सत्य है। अब बच्चों इसके बाद में हम सवाल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 में हमें समांतर रेखा, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिभाषाएं देने केवल, और कुछ नहीं करना है। जो पिछले कक्षा हमने पढ़ा है वो अपने अपने शब्दों में आपको लिखना है। देखो छोटे रूप में समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो वे रेखाएं जो कि आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हो तथा जिनके बीच की लंब दूरी समान हो, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे आपकी कॉपी की जो लाइनें होती है ना खींची हुई, वो बिल्कुल आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती और उनकी बीच की दूरी भी क्या होती है? लंबवत समान होती है। जैसे रेल की पटरी, उनके बीच से भी क्या लंब दूरी समान होती है और आगे बढ़ा नहीं मिलती है। हालांकि कभी कभी जब सेक्शन चेंज करना तो उसको मिला दिया जाता है,
लेकिन रेल की पटरी हमेशा लंब दूरी क्या होती है, समान होती है। जैसे देखो आपकी एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, ये रेखा एल है और ये रेखा क्या एम। अब देखो इनके बीच की लंब दूरी है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये एल और एम रेखा क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। और इसको चिन्ह के रूप में लिखते हैं, सांकेतिक रूप में ये चिन्ह लिखते हैं समांतर का, एल समांतर एम रेखा है। अर्थात ये एल और एम क्या है, हमारी समांतर रेखा है। लंब रेखाएं, दो रेखाएं जो कि परस्पर समकोण बनाती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री बनाती है, उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे देखो एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, मान लो ये है ए, ये बी, ये सी, और ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। आए समझ में? तो ये ए बी रेखा है और ये बी सी रेखा है। तो ए बी और बी सी रेखा कैसी रेखाएं कहलाएगी, लंब रेखाएं। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इन रेखाओं से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और लंब का चिन्ह क्या लगाएंगे हम, ऐसे लिखेंगे ए बी लंब बी सी। इसका मतलब ए बी किस पर लंब है, बी सी पर लंब है। लंब का मतलब समकोण। जब दो रेखाएं परस्पर समकोण बनाती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती है। रेखाखंड, दो बिंदु को मिलाने से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, यदि हम इसको मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। तो रेखाखंड भी आपके समझ में आ गया। वर्ग की त्रिज्या, तो वर्ग के केंद्र को, वर्ग के केंद्र को वर्ग की परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वर्ग की त्रिज्या। जैसे मान लो हमारा ये वर्ग है, ये इसका केंद्र है ओ, और ये हमारी क्या परिधि, ये हमारी वर्ग की क्या परिधि। और यहां मान लो बिंदु ले लिया अपने, मान लो P। जैसे में O को P से मिलाएंगे तो ये OP क्या बन जाएगी, त्रिज्या। ये OP क्या बन जाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या को हमेशा R से नोट करते हैं। किससे कहते हैं, R से नोट करते हैं। तो लिखेंगे OP वृत्त की क्या हो गई, यहाँ पे त्रिज्या हो गई। इसको किससे नोट करेंगे, R से नोट करते हैं। वर्ग सामान्य क्या बोलते हैं कि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के बारे में बहुत सारी होती है। वर्ग एक महत्वपूर्ण चीज है, वर्ग एक महत्वपूर्ण चीज है। वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, इसमें सभी बराबर होते हैं। कैसे देखो, मान लो ये हमारा एक वर्ग है, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। तो ये चारों भुजाएं बराबर होगी, ये चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब मान लो ये समकोण है, तो ये चारों कोण भी क्या होंगे, यहाँ पे समकोण होंगे। इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। और यहाँ क्या बन जाता है, समकोण। यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी क्या बन जाता है, समकोण। और वर्ग के विकर्ण ये भी इसके आधे आधे बराबर हो जाते हैं। तो वर्ग के बारे में क्या समझते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, और इनके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। और वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो यहाँ पे मध्य पर क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं। चारों जगह क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और वर्ग के विकर्ण के जो आधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग के बारे में समझ गए, चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। और वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर बीच में क्या बनाते हैं, समकोण की रचना करते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम सवाल नंबर सीखेंगे 3। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 आपकी पुस्तक में लिखा है। नंबर 1, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। बिल्कुल सत्य बात है। दो बिंदु हमारे पास ए और बी है और एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान रहता है जो कि इस रेखा पर बीच में स्थित होता है। तो ए और बी हमारे तो इनको मिलाने से एक रेखा बनेगी। और मान लो ए बिंदु ने सी कहा लिया, रेखा पर ले लिया। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें क्या लिखना, हमको चित्र बनाना है। ए और बी दो बिंदु है, इसको मिलाने से ए बी रेखा बन गई। और सी बिंदु हमने कहा ले लिया, इस रेखा पर हमने ले लिया। देखो इसी प्रकार से दूसरा सवाल क्या है, इसमें लिखा है कि यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है।
यहां तो देखो बेटा ए बी सी तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है, अर्थात एसी भी रेखा है, बीसी भी रेखा है और ये एबी भी क्या है, रेखा है, राइट। ये बन गया। अब इसका दूसरा क्या है कि यह कम से कम 3 ऐसे बिंदु है, यहां भी 3 बिंदु है लेकिन क्या है, तीनों एक रेखा पर स्थित है। दूसरे में क्या है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा 2 बिंदु है, ये ए ये बी, ए भी रेखा हो गई। यहां तीसरा बिंदु कहां स्थित था, सी पर, प्रश्न के अनुसार था। अब दूसरे में क्या है कि तीसरा बिंदु क्या है, सी, इस रेखा पर स्थित नहीं होगा, ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है। तो मान लो तीसरा बिंदु हमने यहां ले लिया सी, अब हम इसको मिलाएंगे इसे, तो हमारे पास देखो ये एसी भी रेखा बन गई, ये एबी भी रेखा बन गई और ये हमारे पास बीसी भी रेखा बन गई। इसी तरह ऊपर वाले भी क्या था हमारे पास में, देखो एसी रेखा, फिर ये बीसी रेखा और ये पूरी क्या बन गई, एबी रेखा। तो जब 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो भी 3 रेखा बन गई, और 3 बिंदु अलग अलग है तो भी 3 रेखा बन गई। एसी बीसी, एसी एबी और बीसी, एसी बीसी और एबी, ये 3 रेखा कब बनी, जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है। और ये 3 रेखा कब बनी कि जब तीनों बिंदु एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। ऐसा आप चित्र बना देना, लिख देना ए बी सी तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो 3 रेखा हमको प्राप्त हो गई, और ये तीनों बिंदु एक रेखा पर विद्यमान नहीं है तो भी हमको 3 रेखा प्राप्त हो गई। यहाँ पे बिंदु सी कहाँ है, इस रेखा पर स्थित है, और ये बिंदु सी क्या है, रेखा पर स्थित नहीं है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। आए समझ में आपको। अब बच्चों इसके बाद में हम सवाल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि एसी बराबर बीसी, यानी हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं बच्चों, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इनके बीच में एक बिंदु सी दे रखा है। इस प्रकार दिया है कि हमारे सवाल में दिया है एसी बराबर क्या दिया है, बीसी दिया है, राइट। सिद्ध करना है कि एसी बराबर 1/2 AB, यानी हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, इस सवाल में सिद्ध करना है कि एसी बराबर 1/2 AB होगा। अब आप ध्यान देना बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हमको उत्पत्ति लिखनी पड़ती है, ये प्रमाण देना पड़ता है। आप कैसे देंगे, हमको एसी और एबी में संबंध क्या करना है, एसी भी लाना और एबी भी लाना है। आए समझ में। तो देखो ये एसी और ये एबी, तो सबसे में एबी लिखेंगे। बताओ ये एबी रेखा किन 2 टुकड़ों से मिलकर बनी है, एसी और बीसी से, तो एबी बराबर हो गया एसी प्लस बीसी। एबी किसका मान हो गया, एबी बराबर हो गया एसी और बीसी का जोड़, तो एबी होगा। हमें क्या लाना है, एसी भी लाना और एबी भी, तो ये एसी भी रहेगा और एबी भी रहेगा। अब क्या बच गया, बीसी। इस बीसी की जगह पर वो क्या लाना, एसी। देखो ये बीसी रहा, बीसी किसके बराबर है, एसी के, तो बीसी की जगह हम क्या रख देंगे, एसी। तो लिखेंगे बीसी बराबर एसी, लिखेंगे चूंकि बीसी बराबर एसी दिया है। हमारे सवाल में बीसी किसके बराबर दिया, एसी के, इसलिए देखो एबी का एबी, एबी आ गया, एसी का एसी। अब बीसी की जगह में क्या रख दूंगा, बीसी की जगह एसी रख दूंगा यहाँ पे। तो देखो एबी, अब एसी और एसी कितना गया, 2 एसी। अब देखो 2 एसी का मान एबी है, हमें एसी का मान क्या करना है, तो एसी का मान क्या करेंगे, एसी का गुणा 2 से हो रहा है और 2 का इसमें भाग लग जाएगा। एबी में किसका लग जाएगा, 2 का,
इसलिए AC बराबर हो गया 1/2 AB, और यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया बेटा, इसको लिखते ना इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध किया जा चुका है। समझ में आया? AC बराबर BC दिया था, हमने AB बराबर लिखा AC प्लस BC। अब बस ये BC की जगह भी क्या कर देंगे AC, तो AB का AB, या AC का AC, और BC की जगह क्या लिख देंगे AC, तो AC और AC 2 AC हो गया, और AB में 2 का भाग देंगे तो 1/2 AB हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा AB का। AB में 2 का भाग देते AB आधा बन जाता है, तो जिस गया AC बराबर 1/2 AB। ये हमारा सवाल है बच्चों, सिद्ध हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6, इसमें हमारा एक रेखण दिया है AB, और हमारा सवाल दिया है AC बराबर AD। देखो बच्चों, हमारे सवाल में दिया है AC बराबर BD, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है, यानी ये AC, ध्यान देना, ये AC बराबर क्या दिया है, BD। ये AC बराबर क्या दिया है, BD दिया है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बराबर CD। ये AB बराबर CD हमको सिद्ध करना है, ये AB बराबर हमको CD सिद्ध करना है। इसके लिए हमको उत्पत्ति देनी पड़ेगी, देखो प्रमाण। तो कहां से लिखेंगे, हमारे सवाल में देखो AC बराबर BD है, तो यहां से लिखो आप AC बराबर BD, सबसे पहले ये लिखो जो दिया है। अब देखो इस AC में, ये AC है ना AC, इस AC में ये बीच वाला भाग कौन सा है, BC, और BD, इस BD में कौन सा, तो ये भाग क्या है, कॉमन। यहां से लेके भाग क्या हो गया, कॉमन। हमें लेना है AB, ये रहा AB, तो AC में से BC कम कर देंगे हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों ओर ये BC घटा देंगे हम, 20 वाला भाग दोनों ओर BC घटाने पर, तो AC में से इधर BC घटाएंगे, BD में से भी BC घटाएंगे। तो देखो AC, इस AC में से BC घटाएंगे, यानी 20 और BC घटाएंगे, तो क्या बचेगा AB। इधर BD है, BD, इस BD में से भी BC घटाएंगे हम, ये BC घटाएंगे तो क्या बचेगा, CD। और ये हमारा सवाल इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद में सवाल नंबर 7 सीखेंगे। बच्चों 7वां, अभिग्रहित 5 सर्वव्यापी सत्य। अभिग्रहित 5 क्या है, एक गुण अपने भाग से बड़ा होता है। तो सही बात है, विश्व के किसी भी भाग में किसी वस्तु के लिए ये कथन क्या होता है, सत्य। जैसे हमारा मैं लिखूं 2 × 2 तो बराबर क्या आ गया, 4। ये हमेशा सबके लिए सत्य रहेगा बेटा, हमेशा सबके लिए सत्य रहेगा ये। धन्यवाद।